क्लास को। जिसका कैमरा ऑन है प्लीज कैमरा ऑफ रखिएगा और माइक भी ऑफ रखिएगा अपना। जितना ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा रिकॉर्डिंग में उतनी प्रॉब्लम होती है। और अभी हम एक दो दिन बेसिक चीज़ें करेंगे। अश्विनी पाटिल जी के नाम से जो लॉगिन है वो कैमरा ऑफ करिए अपना। ओके मैम। ओके सर। अभी जो क्योंकि कुछ लोग नए हैं कुछ लोग पुराने जो पहले से ही मेरे बहुत सारे अलग अलग क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनको बहुत सारी नॉलेज है भी। आप में भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ नए लोग हैं। बेसिक तो सब जानते ही हैं वैसे। लेकिन फिर भी जो हमारी मेथडोलॉजी है या जिस तरीके से हम लोग पिछले 2 साल से चीज़ों को रन आउट कर रहे हैं उस तरीके से हम एक फ्लो बनाएंगे। दूसरा अभी क्योंकि आज फर्स्ट डे है अगले 2-3 दिन में कुछ और लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा है वो ज्वाइन करेंगे तो वो भी ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम आज कल और परसों 3 दिन हम हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा की क्लास रखेंगे। उसके बाद फिर हम 2 हाफ में हमारी क्लास होगी। फर्स्ट हाफ में फर्स्ट 30 मिनट की एक क्लास होगी 30 to 35 मिनट्स की। उसके बाद फिर दूसरे हाफ में 2 मिनट 3 मिनट के गैप के बाद में फिर एक 30-35 मिनट की क्लास क्लास होगी। मतलब डेली 1 आवर्स के आसपास हम लोग स्टडी करेंगे अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और जो डिजीज है उसका पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे वो सब क्लास में आगे डिस्कस होता रहेगा क्लियर होता रहेगा। इसी बीच में स्टार्टिंग के जो कुछ लेक्चर हैं जैसे 3 लेक्चर आज के हैं उसके बाद फिर एक दो डिजीज के 3-4 लेक्चर हैं। हर एक बैच में से मैं कुछ लेक्चर ओपन कर देता हूँ ओपन टू ऑल। मतलब जो मेरे 3-4 ग्रुप हैं उन सभी में मैसेज डाल देता हूँ। हालांकि आज मैंने ज़्यादा ग्रुप में मैसेज नहीं डाला है केवल बेसिक वाला जो पार्ट 1 था उसमें और ये वाला पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इसलिए क्योंकि उनके 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ ही कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों के भी काम आएंगे वो। सेकंड थिंग इज के नवदीप जी वीडियो ऑफ करिए अपनी प्लीज। कैमरा ऑफ रखना है वीडियो नहीं किसी को ऑन करनी है। हाँ तो सेकंड थिंग मैं बोल रहा था कि अभी ओपन रखना ये है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी मेरे पास बोलते हैं कि सर नया बैच चलेगा तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। लेकिन मैं उनका नंबर नोट नहीं कर पाता हूँ उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो स्टार्टिंग की कुछ 5-7 वीडियो में हर एक क्लास में ही ओपन टू ऑल मतलब पब्लिक कर देता हूँ उनको यूट्यूब पे वो सभी को दिखती हैं आपके अलावा भी और लोगों को। इसके अलावा बाद में जो जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सब प्राइवेट रहेंगी केवल आप लोगों के ग्रुप में ही उनकी रिकॉर्डिंग आएगी। स्टार्टिंग के मतलब 1 वीक के आसपास की जो हमारी क्लास है 5-6 4-5-6 वो सब रहती है। उसके बाद सब जैसे ही फ्लो बन जाता है सब हम प्राइवेट जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर होती है। पहले हम बेसिक चीजें किस तरीके से हम काम करते हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस तरीके से काम करती है साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हम उसको लेके चलते हैं। कुछ लोग हमारे पुराने बैच से इसमें हैं कुछ लोग जितेंद्र सर हैं जितेंद्र गेरा जी निमिका मैम हैं और भी कई सारे लोग हैं। प्रशांत सर हैं प्रशांत मेहता विक्रम चंद जी ने भी शायद पहले ज्वाइन किया था बैच। काफी लोग हैं ऑलरेडी जो स्मिता मैम है प्रशांत शरनायक जी हैं। मैं भी हूँ सर, अमित। हाँ अमित सर हैं। बहुत सारे लोग हैं सबके नाम तो खैर अभी मेरे याद नहीं जिनके नाम याद आ रहे हैं वो मैं बोल दे रहा हूँ। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि सबसे पहले समझना है कि एक्चुअल जो हमारी बॉडी है वो सही तरीके में जिन दो
वाइटल फ्लूइड पे काम करती है, ब्लड और लिम्फ। उस पूरी की पूरी प्रोसेस में उनका जो जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हजारों लाखों टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन जो ब्लड और लिम्फ के थ्रू ही एक्चुअल में टेक प्लेस कर रही हैं, जब ये पूरे तरीके से बैलेंस नहीं रहती हैं, तब उस स्थिति में हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज होती है। और जितने भी पैथी हैं, हर एक पैथी में, मैंने पहले भी बताया था पिछले बैच में कि कहीं ना कहीं बेस मान के कुछ वाइटल फ्लूइड्स को या फिर बॉडी के सीक्रेशन को या बॉडी की प्रकृति को मान के ये तय किया जाता है कि इन पर्टिकुलर थिंग्स में गड़बड़ होने से जो है वो डिजीज क्रिएट होगी। जैसे खासकर जो नेचुरल पैथीज हैं, जैसे आयुर्वेदा में हम लोग वात पित्त एंड कफ, इन तीन चीजों में जब कोई वितियसन होता है, कोई गड़बड़ हो जाता है, तब हम उसको डिजीज मान के चलते हैं और उसी उसी बेस पे डायग्नोसिस होता है। वैसे ही होम्योपैथी भी एक बहुत वेल नोन और जो है एक तरीके से फेमस पैथी हम उसको मान सकते हैं आयुर्वेदा के बाद में, रिकॉग्नाइज पैथियों में। वहां पे सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ऐसे मायाज्म, इनको मायाज्म बोलते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया वात पित्त कफ को ही एक तरीके से चलती है, लेकिन फिर भी इनको आप सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीन मायाज्म होम्योपैथी में है। इनकी प्रॉपर्टी को कैटेगराइज किया गया है, उन उन कैटेगरी के हिसाब से उनकी रेमेडी है। यानी कि वहां भी तीन चीजों को बेस बना के ट्रीटमेंट है। वैसे ही कैमरा मत ऑन करिएगा प्लीज, जिसका भी कैमरा ऑन है वो ऑफ रखिएगा। वैसे ही यूनानी में सोरा, बलगम, सफरा, ऐसा कुछ करके तीन चार चीजें यूनानी में रहती हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रस एंड रक्त, मतलब ब्लड एंड लिम्फ, दो इंपॉर्टेंट वाइटल फ्लूइड है। तो दो चीजें हैं जिनको, जिनमें वितियसन, जिनमें प्रॉब्लम होने से हम समझते हैं कि ये डिजीज का कारण है। हालांकि इस बीच में एक और पैथी जो बहुत फेमस नहीं हुई है और अब वो होम्योपैथी के साथ में अटैच कर दी गई है, वो है बायोकेमिक। बायोकेमिक भी है और एक बैच फ्लावर रेमेडी भी है, उसको भी होम्योपैथी के साथ में ही अटैच कर दिया गया है। लेकिन बायोकेमिक को डॉक्टर सुसलर ने एक्चुअली पूरी ह्यूमन बॉडी को 12 सोल्ट्स में डिवाइड किया था, कुछ फोस्फेटिक्स मिला के, कुछ कैल्शियम के कंपोनेंट कैलकेरिया को मिला के, ठीक है, ऐसे ही सोडियम के, नेट्रम वगैरह को आपस में उस तरीके से देख के 12 सोल्ट, टोटल 12 सोल्ट में उन्होंने बोला था कि इनमें कम ज्यादा होने से बॉडी में प्रॉब्लम होती है। उन 12 सोल्ट के बेस पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया दूसरी पैथीज का, कहीं 12 सोल्ट है, कहीं पे वात पित्त कफ है, कहीं पे सोरा, बलगम और ब्लड है, कहीं पे सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस है। वैसे ही हमारे पास ब्लड और लिम्फ है, इनमें प्रॉब्लम होती है। ब्लड और लिम्फ दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी के हैं। इनको बेसिकली वो थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। जैसे जो ब्लड है हमारी बॉडी में, जिसको हम खून या रक्त भी बोलते हैं, उर्दू में, अरबी में खून बोलते हैं और हिंदी में रक्त बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं। तो एक्चुअली इसका काम है टेम्परामेंट को, सॉरी, टेम्परेचर को रेगुलेट करना हमारी बॉडी में, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काम होता है। इसके कंपोनेंट को भी हम बेसिकली समझे तो जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड के। इसके अलावा भी लेकिन मेन ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम है ब्लड का। ट्रांसपोर्टेशन में ही जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ भी अगर आप देखें तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के, जिनसे बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताई थी कि बहुत हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हार्मोन भी बहुत बड़ा रोल उनमें प्ले करते हैं। वैसे हमारी जो बॉडी है वो
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है, बहुत सारा पार्ट इसका। और बहुत सारा पार्ट जो सिक्रेशन है हमारे बॉडी से जो निकलते हैं, खासकर जो हार्मोन है उनसे सीक्रेट होती है। इन दो चीजों पे अगर कोई कमांड कर ले, खासकर पूरा का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिससे ये सारे मैक्सिमम हार्मोन निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दो चीजों को समझ ले और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 रेमेडी को समझ ले, जो बेसिक्स में करा चुका हूँ ऑलरेडी। हालांकि एक छोटी सी क्लास में इसमें भी रखूंगा कुछ लोग, क्योंकि हमारी रिजीम से अलग हैं कुछ लोग। 50% लोग तो अभी जो हमारा क्लास चल रही है उसमें पहले से ही हमारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हमने कैसे पढ़ा है प्लांट वाइज रेमेडी को। लेकिन कुछ लोग नए हैं जो शायद उनके बेसिक ट्रेनिंग कहीं और से हुई होगी या कैसे भी, उनको हम एक लेवल में, मतलब हम और वो सब मैच हो जाएं, इसके लिए एक आधा घंटे की क्लास बस 38 रेमेडी की रखूंगा मैं उनको समझाने के लिए। तो ये ब्लड था। वैसे ही लिम्फ, अच्छा ब्लड में एक कलर होता है रेड कलर, हम उसको देखते हैं। वही लिम्फ जो है उसमें कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस वाइटल फ्लूइड है। ये भी ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो काम है वो लिम्फ का इम्यूनिटी के लिए है, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, फाइटिंग अगेंस्ट अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रोबायल एक्टिविटीज, जो आपके बैक्टीरिया या वायरस है, ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम, यानी कि पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो लिम्फ वाली कैटेगरी में, लिम्फ वाले जो बिल्डिंग है उसके नीचे आती है। वहीं इसमें प्लाज्मा रहता है, लिम्फोसाइट्स रहते हैं, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी भी इसमें देखे जाते हैं। तो ये दो वाइटल फ्लूइड हमारी बॉडी के हैं। इनमें ही इनकी कंपोजिशन में कोई गड़बड़ हो, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में गड़बड़ होने की वजह से ही सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मतलब हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमारा डायग्नोस करने का तरीका भी अलग है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ऑर्गन वाइज चीजों को, हम सिम्टोमेटिकली हम चीजों को कलेक्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें सब मैं बता रहा हूँ, सब लोग कुछ नोट करते रहेंगे, हालांकि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप लोगों को, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि हम सिम्टोमेटिकली रेमेडी सेलेक्ट नहीं करते, हम सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और पेशेंट की पूरी की पूरी पैथोलॉजी हो या फिजियोलॉजी हो या कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी हो, उसको हम देखते हैं। मतलब हमारे होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा डायग्नोस और जो टूल्स हैं उनका यूज वो लोग नहीं करते हैं, केवल सिम्टोमेटिकली ही सब कुछ रहता है। लेकिन हमें, जब हम टारगेट ऑर्गन ऑर्गन की बात करते हैं तो हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं। फिर चाहे वो पैथोलॉजिकल चीज़ें हों या फिर स्कैनिंग, किसी भी तरीके से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। और फंक्शनल तो चीज़ें हमें ऑलरेडी पेशेंट को देख के ही सारी क्लियर रह जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो दोनों वाइटल फ्लूइड हैं ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। इनके कंपोजिशन में कोई गड़बड़ होगी तो समझो हमारी जो पूरा का पूरा बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगा। इस पूरी की पूरी बैलेंसिंग को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें हम इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है। अब ये होम्योस्टेसिस का जो होम्यो है वही हमारी होम्योपैथी का होम्यो भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्यो भी है। एक्चुअली जो होम्योपैथी है उसका स्पेलिंग, इनिशियली उसका स्पेलिंग बहुत डिफरेंस था, वो होम्योपैथी थी, HOMO। होमो मतलब सेम, एक जैसे सिम्टम के साथ में। एंड यहाँ जो हमारी पैथी है उसका जो होम्यो है, HOMEO, होम्यो, इसको होम्योस्टेसिस से लिया गया, मतलब समस्थिति, बैलेंसिंग स्टेट ऑफ आवर बॉडी। तो ये, अच्छा इलेक्ट्रो का भी बताऊंगा अभी, हालांकि बहुत सारे पुराने लोगों को पता है, लेकिन दूसरे तरीके से मैं चीजों को लेके चलता हूँ। यहाँ होम्यो
वर्ड क्लियर हो गया, पैथी से पैथी रहता है, और ब्लड और लिम्फ जैसे प्रॉब्लम हो रही है वैसे ही हम चीजों को देख रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रो की बात भी कर लेते हैं, इसमें यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। अब यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उसको समझना, कोशिश करना समझने की। पहला प्रिंसिपल है जो पैरासेल्सिस ने दिया था, थियोफ्रस्टस, मतलब जो उनको बाद में पैरासेल्सिस बोला गया, एक साइंटिस्ट थे वो। उनके दो प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। हालांकि उन्होंने एनर्जी बोला था, जिसको बाद में इलेक्ट्रिसिटी किया गया। और जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो मैटेरियल से रिलेटेड हैं, उसमें कहीं भी ये इलेक्ट्रिसिटी और प्लांट एनर्जी का, ओड फोर्स का जिक्र नहीं है एक्चुअली। वो सब बाद में जो अनुयायी हुए हैं उनके, जिन्होंने कोशिश करी है अलग अलग चीजों को कलेक्ट करने की, या अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में घुसेड़ने की, इंसर्ट करने की, उन लोगों ने कुछ चीजें ऐड करी। खैर, ये पैरासेल्सिस का प्रिंसिपल था, जिसको बाद में प्लांट में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया, ओड फोर्स जैसी चीजों को ऐड करके। एक प्रिंसिपल तो ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं, उनका जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है एक स्पेसिफिक मेथड से, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लगभग तेज धूप के आसपास 37 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है बिना धूप के, तो उस एक्सट्रैक्शन में प्लांट के दो टाइप के कंपोनेंट उस घोल में, उस सॉल्यूशन में निकलते हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में मोस्टली जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो देखने को मिलते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एंटीऑक्सीडेंट, प्लांट के हार्मोन, प्लांट के एंजाइम्स, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि दोनों टाइप के मेटाबोलाइट्स में दोनों टाइप के कंपोनेंट जो पौधों से निकलते हैं, पहली एक्सट्रैक्शन, पहला जो कंपोनेंट निकालना वो तो बहुत इजी है। किसी भी पौधे को आप क्रश करके पानी में डाल के उसकी चटनी टाइप बना लेंगे, उसको थोड़ा उबालेंगे या नहीं भी उबालेंगे तो उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स निकल आते हैं। मतलब उसमें जो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन रहता है, ये सब निकल आता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को निकालने के लिए उसको फर्मेंट करना होता है, फिर उसको भाप बना के उड़ाना होता है, या नाई भी उड़ाए आप तो फर्मेंट तो करना ही होगा। फर्मेंट करने के बाद फिर जो बचे हुए कंपोनेंट निकल जाते हैं, जो प्लांट के दूसरे पार्ट हैं, उनको भी आ, हजारों डिग्री, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री जो टेम्परेचर है उस पे गर्म करके जला के उसकी ऐश बना ली जाती है, बिल्कुल वाइटिश हो जाती है वो। और फिर उसको भी उसी कंपोनेंट में, उसी सॉल्यूशन में कुछ दिन रख के फिर साफ कर लिया जाता है। ऐसे कुछ ट्रेस एलिमेंट, कुछ कंपोनेंट ऐसे निकलते हैं प्लांट से एक्चुअली। तो दोनों टाइप के मेटाबोलाइट्स में, दोनों टाइप के कंपोनेंट्स में कुछ ऐसी चीजें पाई गई, ऐसी चीजें हैं। हालांकि बहुत साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, अगर प्रूवन हो जाए, जो सीनियर लोग हैं वो कर रहे हैं काम, जो लैब वाले हैं वो भी कर रहे हैं काम, अगर ये सब चीजें प्रूव होके चली जाएं। लेकिन ऐसा ऐसा लगता है कि वो सारे जो खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो हमारी बॉडी को होम्योस्टेटिस में, समस्थिति में बना के रखने की कोशिश करते हैं, खासकर सोडियम, पोटेशियम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम भी आप मान सकते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम का जो पूरा का पूरा चैनल है हमारी बॉडी का, खराब चीजों को एब्जॉर्ब करना, उनको बाहर निकालना, ये बड़ा प्रोसेस रहता है। तो जहां तक मुझे लगता है, अगर वाकई मैटी जी ने प्लांट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जितना मैंने भी देखा है, क्योंकि बहुत बड़े लिटरेचर सामने नहीं आए, लेकिन मैटी जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को गहन अध्ययन किया, आयुर्वेदा का भी। सबसे पहले होम्योपैथी पढ़ी उन्होंने, होम्योपैथी पढ़ने के बाद फिर उन्होंने प्लांट देखा कि प्लांट बेस पे हम जाएंगे, फिर उन्होंने
बॉटनी को अच्छे से पढ़ा, आयुर्वेदा के बारे में भी चीजें निकाली, और फिर देखा कि एक्सट्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, अलग तरीके से एक्सट्रैक्शन किया वो सब चीजें, लेकिन सामने नहीं आ पाई, इसलिए प्रूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलैरिटी कहीं पे होम्योपैथी से आ जाती है, कहीं पे सिमिलैरिटी आयुर्वेदा से नजर आती है, लेकिन दोनों से डिस्टिंक्ट है, दोनों से कहीं बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रहती है। तो मैं बोल रहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड है उनकी वजह से ही इलेक्ट्रो वर्ड बोला गया है। और इस इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड में प्लांट्स में फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और जो प्लांट के एंजाइम्स हैं ये बहुत तेजी के साथ में ब्लड में मिल जाते हैं, मतलब हमारी वाइटल फूड में मिल जाते हैं। और जो ये हजारों टाइप की केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, हमारी बॉडी में जितने ये सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, इनकी जो जो रिएक्शन करने की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसको कम या ज्यादा करती है हमारी जो रेमेडी है। ज्यादा मतलब उसको कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए मेडिसिन को लाइटर और मतलब डाइल्यूटेड, मोर डाइल्यूटेड इस तरीके से दिया जाता है, तो वो अलग अलग तरीके से अपना इफेक्ट दिखाती है सेम रेमेडी। मतलब स्क्रोफलोसो 1 को आप D4 में देंगे तो वो कुछ और काम करेगी, D5 में देंगे तो शायद कुछ और काम करेगी, D6 में देते हैं तो कुछ और करती है। वहीं उसको अब लाइटर में ले जाएं 30, 200, 1000 में, तो फिर कुछ और तरीके से काम करती है। ये बहुत बेसिक चीज है। आधा घंटा ही हम रखेंगे क्लास, और अभी हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और। आज हमारी क्लास आधा घंटा ही रहेगी, कल भी आधा घंटा रहेगी, उसके अगले दिन भी 3 दिन हम आधा घंटा करेंगे, क्योंकि कुछ 4-5 लोग हैं जो कुछ दिन बाद हमारे से जुड़ेंगे, तो वो ताकि उनकी ना छूटे। दूसरा ये, क्योंकि कुछ क्लास जो है वो मैं पब्लिकली फ्री सबके लिए रखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी जाएगी। खैर, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम निकलते हैं। यानी कि मैंने आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब बताया है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड आप समझ सकते हैं, या प्लांट की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया गया, उससे आप समझ सकते हैं। ज्यादा जो टेक्निकल है, ज्यादा जो साइंटिफिक है, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड, क्योंकि प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको 18वीं शताब्दी में ही नकार दिया गया। मतलब ये जो प्रिंसिपल है प्लांट में, एनर्जी का प्रिंसिपल तो है, लेकिन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ना वो उचित नहीं है, क्योंकि एनर्जी हर एक पौधे में भी है, लगभग हर चीज में अपनी एक एनर्जी रहती ही है। तो सेकंड वाला ज्यादा साइंटिफिक लगता है, हालांकि मैं नकार किसी को नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट समझ के चलने हैं, क्लियर करके चलने हैं। होम्यो का मतलब होम्योस्टेसिस से है, समस्थिति से है, और पैथी का मतलब पैथी से है, मतलब द वे ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो नेचुरल पैथीज हैं उनमें वात, पित्त, कफ, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। लेकिन हमें हमारे पास ब्लड और लिम्फ रखना है, और ब्लड और लिम्फ को ही हम अपने तरीके से समझते हैं। ब्लड और लिम्फ को मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है। इतना कुछ समझने के बाद में अब, हालांकि कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन की चीज़ें भी आएंगी जो आगे हम समझेंगे, लेकिन उसको क्लियर करेंगे। आज फिलहाल तो हम बेसिक चीज़ें ही रखेंगे। हाँ, खैर हमारे पास जो रेमेडी है, टोटल 38 रेमेडीज हैं। और 38 रेमेडीज को अलग अलग ग्रुप में, जैसे एनजीओटी को ग्रुप है, ए ग्रुप जिसको बोलते हैं, कैंसरेसो ग्रुप है जिसको सी ग्रुप बोलते हैं, स्क्रोफलोसो ग्रुप है जिसको एस ग्रुप बोलते हैं, वर्मीफिगो ग्रुप, वेनेरियो ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटीज का एक ग्रुप अलग से है, लिम्फेटिको ग्रुप है। ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं हमारी अलग अलग रेमेडीज हैं, किसी में सिंगल रेमेडी भी है। ओरिजिनल रेमेडी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ कंपाउंड रेमेडीज भी हैं जो मुझे आपको बतानी है, और जो पुराने फर्स्ट पार्ट वाले लोग हैं उनको भी बतानी है, इसलिए वो वाला लिंक उनके ग्रुप में भी जाएगा जब मैं ये बताऊंगा। आज भी भेजा है मैंने उसमें वैसे, क्योंकि आज तो ओपन ही क्लास थी वैसे भी।
खैर ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आगे आता हूँ सिम्टोमेटिकली चीजों की बात। अब हमें कलेक्ट करना है क्या। जैसे किसी पेशेंट ने आपको बोला उसके गले में प्रॉब्लम है। अब यहाँ होम्योपैथी में और हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे। गले में दर्द है, केवल हमें सिम्टम कलेक्ट करके ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं उसको टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या ओवल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं पैलेट के एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कहीं उसको एसिडिटी की वजह से बर्न हो गया है, जो एसिडिक बर्न देखने को मिलता है, या कोई अल्सर हो गए हैं गले में। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन होम्योपैथी में जो लोग कलेक्ट करेंगे उनको ये देखना होगा कि इसको बेलाडोना देना है, उसके सिम्टम बिल्कुल अलग हैं, या इसको फाइटोलेक्का देना है, उसके सिम्टम बिल्कुल अलग हैं, या आर्सेनिक एल्बम देना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम देना है। ये रेमेडीज हैं उनकी, सब गले पे काम करती हैं, बहुत स्पेसिफिकली नक्सोमिका भी करती है। लेकिन वो उनके सिम्टम लेंगे, नक्सोमिका के लेंगे, ये आलसी आदमी है क्या, इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है क्या, ये बैठा रहता है क्या। बेलाडोना का लेंगे, इसको गुस्सा आता है, ये वायलेंस भी कर सकता है, गला एकदम लाल है, एकदम से आता है चला जाता है, गले में तार जैसा लगता है, कुछ सेंसेशन लगता है। फाइटोलक्का के लिए अलग सिम्टम है, ऐसे वो चीजों को लेंगे। हमें वो सब नहीं लेना है, हमें 4-5 चीजें पूछनी है, और हमें बस ये देखना है कि इसको C5 देना है या C13 देना है। ठीक है ना। क्रोनिक प्रॉब्लम है, पहले बताया मैंने, क्रोनिक प्रॉब्लम है, पुरानी समस्या है, सिम्टम मिल गए हैं, तो C5 तो देना है। एक्यूट प्रॉब्लम है तो C13 देना है। दोनों दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथ में ये भी आइडेंटिफाई करना है कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है। गले में इरिटेशन वाले 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उनका अपर एसोफेजियल स्पिंचर लूज रहता है, और एसिडिक जो वेपर्स हैं, भाप जो निकलती हैं तेजाब में से जो पेट में बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हार्ट पे इफेक्ट डालता है, तो हार्ट बर्न होता है। और जिन लोगों को ऊपर गले में आ जाता है उनको थ्रोट में इरिटेशन होती है, ड्राई कॉफ रहने की प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों को आंखों से पानी चलना और आंखें लाल रहना, हेडेक, माइग्रेन, ये समस्याएं भी एसिडिटी से रहती हैं। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आप किसी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। एसिडिटी को, मान लो एसिडिटी का हम क्लास ले रहे हैं, मान लो एसिडिटी का आज लेक्चर है, तो कितने कारण से एसिडिटी हो सकती है वो हम समझेंगे। या थ्रोट की इरिटेशन या थ्रोट पेन का लेक्चर है, तो कितने कारण से थ्रोट पेन हो सकता है। हर एक कारण में कहीं ना कहीं कुछ रेमेडी हमें चेंज करनी होगी। ऑर्गन की रेमेडी हमारे पास है, ऑर्गन की रेमेडी के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को जो है वो देखेंगे और उनको समझेंगे, जो ट्रीटमेंट भी हमारा रहने वाला है। इसके अलावा हम क्या समझेंगे ग्रुप में, ये भी जो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। हालांकि कल मैं डाइल्यूशन पे डिस्कस करूंगा, आज मैंने केवल 2-3 बेसिक चीजें बताई हैं आपको। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ पुराने लोग भी कंफ्यूजन में हैं उसमें, अभी तक भी फोन आते रहते हैं, उनका क्लियर हो जाएगा। कल डाइल्यूशन के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिसिन बना के हम किस तरीके से दे सकते हैं, डाइल्यूशन से रिलेटेड ही है वो भी। लेकिन अब समझे कि हम जब डिजीज में आएंगे तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे। हर एक डिजीज को हम समझेंगे, उसके सिम्टम को समझेंगे, फिर उसके पीछे की पैथोलॉजी फिजियोलॉजी, जिसको कंबाइन करके पैथोफिजियोलॉजी हम बोलते हैं, वो समझेंगे। उस डिजीज को कंप्लीट करने से पहले अगर किसी ऑर्गन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझनी होगी तो वो भी समझेंगे। जैसे जॉन्डिस देखना है तो लीवर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझनी है, फिर जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी समझनी है। फिर एक नई चीज ऐड करी है उसमें मैंने, वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी आज के तारीख में। खासकर कोविड के बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने से पेशेंट को रिलीफ ज़्यादा लगे जा रहा है, रेमेडी का असर भी ज़्यादा हो रहा है। तो किस डिजीज में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, न्यूट्रिशन वैल्यूज कैसे मिलेंगी, वो सब मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, आपको सारी चीज़ें बताते चलूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल अभी प्ले करने वाला है। अभी फीवर, नॉर्थ इंडिया में जो ये फीवर चल रहे हैं अलग अलग टाइप के, समझ में नहीं आ रहा है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दो चीज़ें, एक तो मखाने और एक मुनक्का जो होता है। मुनक्का मतलब ब्लैक वाला जो किशमिश होता है जिसमें बीज वगैरह सब रहते हैं। ये दो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। केवल मखाने पेशेंट 2 टाइम खाए, बुखार होने के टाइम भी, और रात को 4-5 मुनक्के काला नमक या सेंधा नमक लगा के अगर पेशेंट ले लेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी,
पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब क्या है, ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। जब आप इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कैसा है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो कल हम अपनी अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन हम आधा घंटा ही रखेंगे। तो कल हम स्केल की बात करेंगे, डाइल्यूशन की बात करेंगे, और प्रिपरेशन की बात करेंगे। बाकी कुछ और नए लोग जो हैं वो भी आ जाएंगे। और आज जो कुछ हुआ है ये बेसिक वाला, ये रिकॉर्डिंग आपको कल दिन में मिल जाएगी। बस अभी इतने के साथ गुड नाइट करते हैं। आज मैंने शुरुआत कर दी क्योंकि हमें शुरू करना था। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। वेरी गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट। sir.